हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इसमें उन्होंने सीखा था कि कैसे आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है ना, और कैसे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप का, वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक, चलो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर ब्लॉक्स। हम एक एक करके हर एक ब्लॉक की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बोरोन फैमिली या फिर आपका 13th ग्रुप, बोरोन फैमिली और 13th ग्रुप। ठीक, तो देखो बोरोन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है। बोरोन फैमिली आपके पास एक तो है, नाम से ही पता लग रहा है फैमिली बोरोन के, तो बोरोन तो होगा ही होगा। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक, तो ये आपके 5 मेंबर्स है अपने 13th ग्रुप के अंदर। क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, तो जैसा आप लोगों ने देखा इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2NP1। ठीक, तो अगर आप बोरोन के पास जाओ तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिए। एल्यूमिनियम क्या बनेगा बताओ, 3s2 गैलियम 4s2 इंडियम 5s2 और थैलियम 6s2 ठीक, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बोरोन को छोड़ दो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3s2 आ गया। 3s2 से पहले क्या आया होगा, 2s2 and 2p6 आया होगा। तो देखो एल्यूमिनियम में इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आप आओ गैलियम पे, 4s2 4s से पहले कौन भर चुका होगा आपका, यहां पर 3d10 और उसके पहले 2s2 2p6। ठीक, तो यहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है डी के। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 10d इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्या, वो आप अभी देख लोगे। सेम इसी तरह से इंडियम, थैलियम, इंडियम और थैलियम के बीच में आओ तो देखो आप 6s2 से पहले आपका 5d भर चुका होगा और 5d से पहले आपका 4f भर चुका होगा, 4f14। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो 4f इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये 4f इलेक्ट्रॉन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्या रोल प्ले करने वाले हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर देखो एल्यूमिनियम, बोरोन, इनका तो नोबल गैस का कोर है। कोर मतलब ये 2s2 2p6, यहां पर 1s2 आएगा इससे पहले। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास क्या बचता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचता है। जबकि एल्यूमिनियम से गैलियम अगर आप चलो तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने एक टर्म पढ़ा है, हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आपको इस स्टेज तक बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे पीरियडिक के लेक्चर्स के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट को देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक, तो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे दूंगा, पर पूरा मैं आपको यहां पे नहीं पढ़ा सकता हूं, तो आपको ये अपने आप से कवर करना होगा। आप लेक्चर देख लेना। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो आपके ये न्यूक्लियस है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस का पूरा पूरा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे काम करने नहीं देंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट जिससे इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ऑर्बिटल की या सबशेल बोल लो, एक सबशेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो सबशेल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उसकी स्क्रीन करने की पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो अगर आप लोगों ऑर्डर याद हो,
s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, फिर आता है p, फिर आता है d और लास्ट में कौन आता है f। इसका मतलब अगर मैं स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर अरेंज करूं तो s इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छी स्क्रीनिंग करेंगे, s ऑर्बिटल बोल लो, p ऑर्बिटल उसके बाद, d ऑर्बिटल उसके बाद और f ऑर्बिटल सबसे कम। यानी यहां पर जो आपके d और f ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसी स्क्रीनिंग करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग। क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग। और ये कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, ये करते हैं इफेक्टिव स्क्रीनिंग। ठीक, तो d और f ऑर्बिटल्स तो पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, जबकि s और p ऑर्बिटल्स कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, इफेक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं। अब देखो, अगर स्क्रीनिंग पुअर हो रही है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, इतना सा आप याद रखना। और इफेक्टिव स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, Z इफेक्टिव कम होता है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव कम काम करेगा अगर स्क्रीनिंग इफेक्टिव होगी, और आउटर इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव ज्यादा काम करेगा अगर स्क्रीनिंग कैसी होगी, पुअर। इतनी सी कहानी समझ में आती है। चलो अब हम इसको यूज करने वाले हैं। देखो, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पर यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में 10 d ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, 10 d ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, d ऑर्बिटल में। कहां एंटर करता है, d ऑर्बिटल में। सिमिलरली जब आप इंडियम से थैलियम मूव कर रहे हो तो यहां पे 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ रहे हैं, 14 लेंथेनॉइड्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, n-2f सबशेल में। तो आप तो सिंपल ये बात करो कि f सबशेल में एंटर कर रहा है, या f सबशेल बोल लो, f ऑर्बिटल बोल लो, एक ही बात है। मतलब वैसे एक बात नहीं, पर यहां पर हम स्क्रीनिंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप अभी कि एल्यूमिनियम से गैलियम में क्या होता है, 10 d ब्लॉक एलिमेंट आता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर करता है। और इंडियम से थैलियम के बीच में 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, f ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक, इतना आपको यहां के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इंफॉर्मेशन लेनी होगी, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम अपनी आगे वाली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। बोलो, यहां तक बात समझ में आती है। चलो, तो ये हुई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन ये, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ये। एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में क्या आ रहे हैं, 10 d ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन d सबशेल में एंटर कर रहा है। सिमिलरली इंडियम से थैलियम के बीच में कौन आ रहा है, f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। और आपने इतना सीख लिया है स्क्रीनिंग के टर्म्स में कि ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे पुअर स्क्रीन कौन करता है, f, उसके बाद d। तो d और f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग को हम कैसा लेकर चलते हैं, पुअर। ठीक, तो आप इसे कॉपी करो, फिर इस इंफॉर्मेशन को हम अपने अगले प्रॉपर्टी के अंदर यूज करेंगे। फिर देखो अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस या फिर साइज बोल दो। ठीक, एटॉमिक साइज। तो अब देखो आपके पास वही मेंबर्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अगर मैं आपको डेटा दूं, बोरोन की रेडियस होती है 88 पिकोमीटर के आसपास। ठीक, एल्यूमिनियम आपका होता है 143 पिकोमीटर, गैलियम इज 135 पिकोमीटर। आपको डेटा याद नहीं रखना है। ठीक, इंडियम इज अराउंड 167 पिकोमीटर एंड थैलियम इज 170 पिकोमीटर। तो आप डेटा को अगर ध्यान से देखो तो हमने तो ये पढ़ा है जनरली कि डाउन द ग्रुप चलने पर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन आपको दिख रहा है यहां पर इंक्रीज रेगुलर नहीं है। बोरोन से एल्यूमिनियम एक लार्ज डिफरेंस है। ठीक, फिर उसके बाद देखो साइज में क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर गैलियम से इंडियम वापस से इंक्रीज, और इंडियम और थैलियम की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम। तो यही ऑर्डर हमको यहां पर डिस्कस करना है। देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम चलने पर तो साइज इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक नया शेल ऐड हो रहा है और Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए बोरोन से एल्यूमिनियम जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पहले तो हम इसका रीजन यहां पर लिख देते हैं कि मूविंग फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज। व्हाई?
ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल and effective screening provided by p electrons या p orbitals. So Z effective does not increases much. ठीक, तो देखो नया एनर्जी शेल ऐड हो रहा है तो साइज बढ़ेगा. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स में थे और p ऑर्बिटल्स की जो स्क्रीनिंग पावर होती है, क्या था इसका कॉन्फिगरेशन, 2s2 2p6 3s2 3p1. तो देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये इनर p इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो p इलेक्ट्रॉन्स और s इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर तो क्या होती है, इफेक्टिव. तो Z इफेक्टिव ज्यादा काम नहीं करेगा, इसका मतलब साइज क्या होगी, इंक्रीज. लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एल्यूमिनियम से गैलियम. इस पे आप ध्यान देना कि ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज डिक्रीजेस. अब देखो एल्यूमिनियम से गैलियम मूव करने पर साइज क्यों डिक्रीज हो रही है. देखो एल्यूमिनियम से गैलियम मूव करने पर साइज इसलिए डिक्रीज हो रही है कि बिटवीन एल्यूमिनियम टू गैलियम. चलो पहले समझ लेते हैं चीजों को. जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम मूव कर रहे हो तो देखो एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा गैलियम का, 3d10 4s2 4p1. तो ये हो गया आपका आउटर शेल. फोर्थ, तो ये कैसा हो गया आपका इनर शेल, हो गया इनर. तो ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक, ये आउटर शेल जिसमें 4s2 4p1 तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3. ये आपका इनर शेल, थर्ड शेल, जिसमें 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10. अब आप मुझे बताओ इस 3d की शील्डिंग पावर पुअर होती है या इफेक्टिव होती है, पुअर होती है. शील्डिंग पुअर होने की वजह से ये न्यूक्लियस के चार्ज को इन पर एक्ट करने से रोक नहीं पाएगा. स्क्रीनिंग पुअर है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड नहीं कर पाएगा. तो अगर शील्ड नहीं कर पाएगा तो इसका जो Z इफेक्टिव है वो इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा काम करेगा. बोलो काम करेगा. तो पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा काम करेगा. तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. बोलो खींचेगा. अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ एटम की साइज बढ़ेगी या कम होगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको अट्रैक्ट करके खींच रहा है तो एटम की साइज क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है. तो इस पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपके गैलियम की साइज बढ़नी चाहिए थी वो एक्चुअली क्या हो जाती है, कम. तो एक स्पेशल केस है, स्पेशल क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है. ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में गैलियम छोटा क्यों होता है. तो छोटा क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में यहां पर 10d ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है, डी सबशेल में. सिंस डी सबशेल की स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर होती है तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा काम करता है. अगर चार्ज ज्यादा काम कर रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा. अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एटम की साइज क्या होती है, डिक्रीज. बोला आ रही बात समझ में. तो हम यहां पर इसकी रीजनिंग लिख लेते हैं अब. ठीक है, पूरा लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. तब यहां पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि on moving from aluminum to gallium size decreases. This is as between aluminum to gallium there exist 10 d block elements. There exist 10 d block elements. इनमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, डी सबशेल में. in which electron enters in n-1 d orbitals, या d सबशेल बोल दो, एक ही बात है.
ठीक, तो डी ऑर्बिटल्स में एंटर कर गया। फिर हम क्या बोलेंगे, सिंस डी ऑर्बिटल्स या डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल लिख लो आप, इसको ऐसा करो, सिंस डी ऑर्बिटल, देखो ये कुछ भी बोल सकते हो, डी इलेक्ट्रॉन बोल लो, डी ऑर्बिटल बोल लो, डी सबशेल बोल लो, स्क्रीनिंग के टर्म्स में हम तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिंस डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड पुअर शील्डिंग Z effective on outer electrons increases। तो जो आपका Z effective होता है वो outer electrons पर क्या होता है, increase, as a result of which size decreases। ठीक है, तो ध्यान रखना, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो थर्ड से फोर्थ पीरियड के बीच में क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर, और उनकी वजह से साइज क्या होती है, डिक्रीज। एक और चीज, दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 13th ग्रुप। ठीक, ये आइडिया आप और किसी ग्रुप में मत लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ कहां एप्लीकेबल होता है, 13th ग्रुप। देखो होता क्या है, कोई भी इफेक्ट जब काम करता है तो जैसे जहां पर वो स्टार्ट हुआ, जैसे ये 13th ग्रुप में स्टार्ट हुआ डी ब्लॉक में, जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी 13 से 14, 14 से 15, तो इस इफेक्ट जो ये आपने पढ़ा, ये जो इफेक्ट पढ़ा, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका जो इफेक्ट होता है, इस स्क्रीनिंग का जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। ये 13th ग्रुप में सबसे ज्यादा काम करेगा, 14 में और कम, 15 में और कम, 16 में और कम। तो ये सिर्फ 13th ग्रुप में प्रोनाउंस होता है, मतलब ये सिर्फ 13th ग्रुप में एप्लीकेबल है। 14, 15, 16 इन ग्रुप्स के अंदर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 13th ग्रुप के बाद आएगा 14, 14 के बाद 15। तो जहां से ये इफेक्ट स्टार्ट हुआ उससे डिस्टेंस बढ़ रही है, तो है ना, इसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। तो आप सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ आप गैलियम और एल्यूमिनियम को एक्सप्लेन करने के लिए काम में लेते हो, ये इफेक्ट सिर्फ 13th ग्रुप में काम करता है, 14, 15 ग्रुप में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना, एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में गैलियम वैसे बड़ा होना चाहिए था पर छोटा होता है, क्यों, डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। सेम ऐसा ही आप देखो, अब गैलियम से इंडियम बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, इंडियम से थैलियम, देखो गैलियम से इंडियम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब क्या है आपके पास फिर से नया शेल ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है वही डी में चल रहे हैं, तो अब सेम डी में एंटर कर रहे हैं, पहले 3D में एंटर कर रहे थे, अब 4D में एंटर करेंगे, तो स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब नया शेल ऐड हो गया तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब जब तक दोबारा से स्क्रीनिंग और पुअर नहीं होगी तब तक साइज बढ़ती रहेगी। तो यहां आप देखो, इंडियम से आप गए थैलियम, तो इंडियम से थैलियम जाने पर साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, सेम। बताओ क्या रीजन हो सकता है, यहां पर स्क्रीनिंग और बढ़ चुकी होगी, और मतलब और पुअर हो चुकी होगी ना, Z इफेक्टिव और बढ़ चुका होगा। अब बताओ यहां पर स्क्रीनिंग पुअर किसकी वजह से होगी, यहां पर स्क्रीनिंग पुअर होगी F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडियम और थैलियम की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो, डिस्कस करते हैं इंडियम और थैलियम की साइज के वेरिएशन को। अगर आप ध्यान से देखो इंडियम और थैलियम में, तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताया, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कॉन्फ़िगरेशन में आइडिया दे दिया था कि जब आप इंडियम से थैलियम मूव कर रहे हो, इंडियम से थैलियम, तो इंडियम से थैलियम मूव करने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं F सबशेल में। कौन सी सबशेल में, F सबशेल में। तो आप अभी क्या बोलोगे, देखो सिंपल, दैट इज on moving from इंडियम टू थैलियम, देखो जैसे यहां डी में एंटर कर रहे थे वहां कहां पर एंटर करेंगे, F सबशेल में। देयर एग्जिस्ट 14 lengthenoid elements in which last electron enters in
n-2 f सबशेल, f ऑर्बिटल। ठीक, तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? n-2 f ऑर्बिटल में एंटर करेगा। सिंस f ऑर्बिटल्स प्रोवाइड, बताओ क्या होगा? पुअर स्क्रीनिंग। अगर f ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करवा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड साइज विल डिक्रीज। ठीक, तो देखो ये इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। मैंने आपसे बोला था अगर आप 5th से 6th पीरियड मूव करोगे तो यहां पर f ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। स्क्रीनिंग पावर पुअर होने की वजह से क्या होता है? Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? डिक्रीज। अब आप देखो जब आप इंडियम से थैलियम मूव कर रहे हो, एक तो हो रहा है एडिशन ऑफ न्यू शेल, एडिशन ऑफ शेल हो रहा है, तो एडिशन ऑफ शेल होने की वजह से साइज क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसकी वजह से साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के लिए कंपनसेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए साइज में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। साइज इंक्रीज तो होती है बट इंक्रीज इज स्लाइट, बहुत ज्यादा आपके पास साइज में इंक्रीज नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखना 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली में दो आपके पास लोचे हैं, एक लोचा गैलियम एल्यूमिनियम। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए था, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, लेकिन कम है। क्यों? डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। इंडियम थैलियम, थैलियम का साइज इंडियम से बहुत ज्यादा होना चाहिए था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? अगेन एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। तो कभी भी 5th से 6th पीरियड में कंपेयर करवाए एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग, और 13 ग्रुप में सिर्फ एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में, और कहीं मत लगाना इसको, डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग। तो इस तरह से हम एटॉमिक साइज को डिस्कस करते हैं और एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखते हैं इन बोरोन फैमिली। क्लियर? अब चलो, अब एटॉमिक साइज से जो जो चीजें इफेक्ट होती है वो सब चीजें यहां पर भी इफेक्ट होंगी, क्योंकि एटॉमिक साइज में इरेगुलरिटी है। तो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, तो वो सब भी यहां पर वेरी करेगा। तो इसी के बेसिस पर हम बाकी सारे इफेक्ट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अपना सेकंड प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी पर, कि कैसे इस ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन होता है। फिर देखो थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज आवर आयनाइजेशन एनर्जी। देखो जैसे आपने देखा कि एटॉमिक साइज में वेरिएशन है, इरेगुलरिटी है, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आएगी आपके पास? इरेगुलरिटी। तो पहले अगर हम ट्रेंड डिस्कस करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो मैं स्टेप वाइज डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैं बोरोन और एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं। तो जैसा आपने देखा बोरोन से लेकर एल्यूमिनियम तक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर साइज इंक्रीज होगी तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो पहली चीज जो यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक, तो बोरोन से एल्यूमिनियम चलने पर सिंस एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम से गैलियम, जैसा आपने देखा एल्यूमिनियम की साइज थी आपके पास अराउंड 143 पिकोमीटर के आसपास, और ये था आपका 135 पिकोमीटर के आसपास। ठीक, तो 143, 135 पिकोमीटर। अब आप देखो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। तो जो सेकंड पॉइंट आप यहां पे डिस्कस करने वाले हो वो है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो आप सिंपल यहां बोलोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। और बताओ रीजन क्या दोगे आप? रीजन इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय डी इलेक्ट्रॉन्स या फिर डी ऑर्बिटल्स। ठीक,
तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस, ये मान लो वो इलेक्ट्रॉन जिसको आपको बाहर निकालना है, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा, न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, वही चीज है, साइज के ऊपर सब कुछ। साइज यहां कम हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। फिर आप आओ इंडियम से थैलियम, सॉरी गैलियम से इंडियम। तो गैलियम से इंडियम अगेन क्या होता है आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों हो रही है भाई इंडियम से गैलियम से इंडियम? क्योंकि वही चीज, अभी भी इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, तो आपके पास इफेक्टिव मतलब स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा पुअर नहीं होगी, स्क्रीनिंग प्रॉपर रहती है। तो प्रॉपर स्क्रीनिंग की वजह से जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ता है, सिर्फ साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। फिर से इंपॉर्टेंट, इंडियम टू थैलियम, बताओ इंडियम टू थैलियम फिर से क्या होता है, स्लाइट इंक्रीज होता है, स्लाइट इंक्रीज। क्यों होता है स्लाइट इंक्रीज? दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, इंडियम से थैलियम के बीच में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, एफ सबशेल में। तो जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, कम। तो फिर से वही फंडा, न्यूक्लियस, आउटर इलेक्ट्रॉन, अंदर है आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एफ इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पावर कम है, तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो देखो जैसे साइज इरेगुलरली वेरी कर रही है, सेम वैसे ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। बोरोन से एल्यूमिनियम बढ़ता है, एल्यूमिनियम से गैलियम कम होता है, ठीक, उल्टा बोलते, बोरोन से एल्यूमिनियम कम होता है, एल्यूमिनियम से गैलियम बढ़ता है, फिर गैलियम से इंडियम कम होता है, और फिर इंडियम से थैलियम क्या होता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी एसोसिएटेड है एक एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी से। किसी की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उससे उतनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं उसका मेटालिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को देखकर आप मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हो। बोरोन से एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर आप जाओ एल्यूमिनियम से गैलियम बढ़ा, गैलियम से इंडियम कम हुआ, इंडियम से थैलियम फिर बढ़ा। तो आप ध्यान रखना यहां पर एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। मेटालिक कैरेक्टर अगर हम डिस्कस करें तो एल्यूमिनियम हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर अमंग दीज, और फिर एल्यूमिनियम से गैलियम तक मेटालिक कैरेक्टर वापस से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहीं पर हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर को। एक बार आप ये कॉपी करो, फिर यहां पे हम मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर हम यहां पर मेटालिक कैरेक्टर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप मेटालिक कैरेक्टर की बात करो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और उसके बाद फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम it goes on decreasing due to irregularity in size and ionization energy, ठीक है। तो बोरोन से एल्यूमिनियम बढ़ता है और एल्यूमिनियम से लेकर थैलियम तक क्या होता है, डिक्रीज। दैट मीन्स एल्यूमिनियम हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, highest metallic character in 13th group, तो 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो आप ध्यान रखना कि
आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमने देख लिया। आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इनके मेटालिक कैरेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली हम यहां पर अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़ा ट्रेंड है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी। तो वो भी डिपेंड करेगी साइज पर। अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो वही फंडा है, बोरोन से एल्यूमिनियम चलो साइज बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एल्यूमिनियम से गैलियम जाओ साइज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यहां पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। तो आप सिंपल साइज से एसोसिएट कर लो, जहां साइज बढ़ेगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जहां साइज कम होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो ये थी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी बोरोन फैमिली की। मैंने 3 मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस की आपसे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एटॉमिक साइज, तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो आओ देखते हैं क्या होती है आपकी 13 ग्रुप की मेन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद अब हम इस पूरे ब्लॉक की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है। एक तो यह है कि बोरोन, देखो बोरोन एक नॉन मेटल है, लेकिन बोरोन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जानते हो क्रिस्टलाइन फॉर्म ना, सॉलिड फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है और स्ट्रॉन्ग लैटिस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई। तो पहली चीज तो आप यहां पे लिख लो, क्रिस्टलाइन बोरोन फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग लैटिस due to which it has high melting point और वो होता है अराउंड 2076 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट देखो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है क्रिस्टलाइन फॉर्म का। तो वो किसकी वजह से होता है, एक स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्म करता है और उस लैटिस के फॉर्मेशन की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक, दूसरा लगता है ऐसा है कि बोरोन नॉन मेटल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, लेकिन लैटिस फॉर्मेशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बहुत हार्ड होता है और बहुत टफ भी होता है। ठीक, दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट है आपका गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखो तो इट्स 29.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट है 29.8 तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ही 30-35 होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैलियम बताओ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मेल्टिंग पॉइंट कम है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड में। एंड जनरली एग्जिस्ट एज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। ठीक है, ये तो एक चीज। दूसरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, बट गैलियम हैज अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 2400 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्ट तो इतने टेम्परेचर पर ही हो जाता है, लेकिन जब ये बॉइल होगा तो इसको बॉइल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसको हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में। आपने सुना होगा, आप थर्मोमीटर्स में मरकरी को यूज करते हो। मरकरी जनरल रेंज के टेम्परेचर नापने के लिए काम में होता है। जब आप हाई रेंज पे जाते हो, आपको 1800 डिग्री सेल्सियस, 1900, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर मेजर करना है, तब आप वहां पर किसको यूज करते हो, गैलियम। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई। सो गैलियम हैज अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यू टू विच it is used in high temperature
हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गैलियम। तो कभी कभी सिंगल चॉइस टाइप के क्वेश्चन, या आप एम्स का पेपर देते हो, अगर एम्स का पेपर देते हो तो वहां पर जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी साइंस से रिलेटेड जीके हो कि भाई हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में किसका यूज होता है, तो किसका यूज होता है, गैलियम का। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई। तो बस ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में आपको चिंता करनी है, उसके अलावा आपको और कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये अपनी दो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ और डिस्कस करते हैं क्या होती है इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यानी सारे ग्रुप मेंबर्स की। फिर इसके बाद हम बोरोन और एल्यूमिनियम की केमिस्ट्री को अलग से डिस्कस करेंगे कि बोरोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है, एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपनी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद एयर। एयर, बताओ एयर में मेन मील कौन कौन हो सकता है, ऑक्सीजन। हाँ, सबको ऑक्सीजन नजर आती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ और क्या हो सकती है, नाइट्रोजन भी तो हो सकती है। ये तो आप जानते हो, नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा है जबकि ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है आपके पास, कम। फिर भी आप ऑक्सीजन को मेन मानकर चलते हो। जब भी आपसे बोलो एयर तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। भाई एयर है तो एयर में ऑक्सीजन भी होगी और साथ में क्या होगी, नाइट्रोजन भी होगी। चलो, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन से इसकी रिएक्टिविटी की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2। अब देखो यहां पर जितने भी पॉइंट्स में लिखूंगा वो सब आपको कोशिश करनी होगी याद रखने की। कुछ एक आपको याद रहेंगे, कुछ एक कॉमन सेंस वाले हैं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। पहली चीज, बोरोन हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोरोन एक होती है इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरी होती है इसकी अमॉर्फस फॉर्म, अमॉर्फस फॉर्म। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्रिस्टलाइन फॉर्म तो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है। स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, 0। तो आप ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन बोरोन रिएक्ट नहीं करता है। क्रिस्टलाइन बोरोन does not react with O2 even at high temperatures। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट भी करोगे ना, तब भी आपका क्रिस्टलाइन बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। एक चीज ध्यान रखना कि क्रिस्टलाइन बोरोन कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एयर से रिएक्ट, क्यों? क्योंकि उसकी जो लैटिस है वो बहुत स्ट्रांग है। हाई टेम्परेचर पे हीट करो तब भी इसकी ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अमॉर्फस बोरोन, अमॉर्फस बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अगर आप अमॉर्फस बोरोन को हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। सो अमॉर्फस बोरोन ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर with O2 forms बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3। तो एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, ये बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, B2O3। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो बोरोन है ये कैसा बोरोन है, अपना अमॉर्फस बोरोन। तो क्रिस्टलाइन बोरोन रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अमॉर्फस बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, B2O3। देखो क्वेश्चन बन गया, विच बोरोन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन, ऑप्शन बी अमॉर्फस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो आंसर क्या होगा आपका, अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस फॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। बाकी सेकेंड अपना कंपाउंड है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी आराम से रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम तो, लेकिन एल्यूमिनियम की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको यहां पर देखनी होगी। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ Al2O3। देखो आपने अपनी जनरल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, अभी तो क्या है हाईटेक जमाना आ गया है, अब तो डिश टीवी आता है। जब हम लोग छोटे थे तो कैसा एंटीना आया करता था,
उसमें से बहुत सारे एल्यूमिनियम रॉड्स लगे होते थे, इधर एक राउंड रॉड सा लगा होता था, ऐसा एंटीना आया करते थे, हम लोग टीवी देखा करते थे, महाभारत आया करता था, छोटे छोटे थे हम तो होता क्या है, अगर कभी आपने ऐसी चीज ऑब्जर्व की है, आप देखो कोई भी एल्यूमिनियम की चीज देखना, अगर वो एक्सपोज्ड है एयर पे, तो वैसे एल्यूमिनियम ब्राइट कलर का होता है, सिल्वर कलर के टाइप का, लेकिन अगर वो एक्सपोज्ड है तो उसका कलर ना डल हो जाता है, उस पर एक ब्लैकिश सी लेयर बन जाती है, थोड़ी सी, मतलब जो उसकी शाइन है वो चली जाती है। वो शाइन किस लिए जाती है कि ये जो आपका एल्यूमिनियम है, एंटीना तो उड़ा लेते हैं, ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है Al2O3, एक तो 2Al 3/2O2, ये तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। ये Al2O3 क्या होता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग और टफ हार्ड लेयर होती है आपके पास, स्ट्रॉन्ग लेयर, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लेयर, और ये आसानी से ब्रेक नहीं होती है। तो जो एल्यूमिनियम का फ्रेश पीस था, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और अपनी सरफेस के ऊपर Al2O3 की एक ब्लैक, मतलब प्रॉपर ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लैक शेड आएगा, तो लेयर बना लेता है। इस लेयर की वजह से एल्यूमिनियम की डलनेस, मतलब एल्यूमिनियम की शाइन हो जाती है, वो गायब हो जाती है, और ये सरफेस कैसे हो जाती है, डल। फर्दर सिंस ये Al2O3 बहुत स्ट्रांग है, हार्ड लेयर है, तो ये अब ऑक्सीजन को फर्दर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने नहीं देता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से एल्यूमिनियम फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जब एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डल लेयर बन जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टार्निशिंग, या टार्निशिंग बोल लो, टार्निशिंग ऑफ एल्यूमिनियम, या फिर टैनिंग भी बोल सकते हो आप इस चीज को। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि वो जो लेयर बनती है वो कौन से कंपाउंड की होती है, वो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर बनाता है Al2O3 की, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये फर्दर ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने नहीं देती, एक चीज। दूसरा, ये रिएक्शन जब होती है तो यहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, जनरेट होती है, इसके साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट। क्यों होता है ऐसा, दिस इज क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। सो दिस इज ड्यू टू हाई एफिनिटी of aluminium towards O2, and the reaction is known as थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, थर्माइट रिएक्शन। तो बचपन में आपने इसका नाम सुना होगा, या आप ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी, यानी ऑक्सीजन से कंबाइन होने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसकी सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक, तो ये तो बात हुई अपनी रिएक्शन विद ऑक्सीजन से। क्रिस्टलाइन बोरोन रिएक्ट नहीं करता है, अमोर्फस करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Al2O3। इसके बाद एयर में अब कौन बचा, नाइट्रोजन। तो देखो, नाइट्रोजन से एल्यूमिनियम और बोरोन दोनों ही रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं आओ देखते हैं, एक बार आप ये सब कॉपी कर लो, फिर देखते हैं कैसे नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। फिर देखो, बोरोन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन विद नाइट्रोजन, देखो दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, बोथ बोरोन एंड एल्यूमिनियम react with nitrogen to form nitrites। ठीक, बोरोन और एल्यूमिनियम जनरली नाइट्रोजन के साथ हीट करने पर दोनों ही क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स। तो बोरोन की रिएक्शन अगर आप लिखो, बोरोन प्लस नाइट्रोजन, तो ये बनाएगा 2Bn, मतलब बी बोरोन नाइट्राइट। सिमिलरली एल्यूमिनियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, 2Aln। ठीक, तो दोनों ही नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स। इनको हम इसी वजह से नाइट्राइट फॉर्मिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। जैसे ये हो गया
ठीक। इसके अलावा आपके पास हो गया लिथियम, मैग्नीशियम, वो भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। खैर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बीएन। बीएन इज बोरोन नाइट्राइड, इसको हम बोरोनाइट्राइड बुलाते हैं, बोरोनाइट्राइड है ना। बोरोन और नाइट्राइड के नाम को कंबाइन कर दो तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोरोनाइट्राइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्यों, इसके नाम की वजह से। इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्यों बोलते हैं हम इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इसलिए क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है, ग्रेफाइट से रिजेंबल करती है। अब आपने देखा होगा ग्रेफाइट, बताओ ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में आपके पास हेक्सागोनल रिंग बनती है, हेक्सागोनल रिंग्स, और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सेम चीज यहां पर होती है बीएन। इसका अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखूं पॉलीमर फॉर्म में, तो ये कुछ BnX टाइप का बनता है, यानी ये यूनिट कई बार रिपीट होती है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये आपके पास एक बोरोन एलिमेंट है, ये इधर से एक नाइट्रोजन और इधर से एक नाइट्रोजन से कंबाइन होगा। दोनों कंबाइन फॉर्म में अपनी कोवेलेंसी को 4 कर लेते हैं, तो ये एक और ये डबल बॉन्ड। इसको एक्सटेंड करते जाओ, NB, फिर यहां पे कौन आएगा, N। तो जहां ग्रेफाइट में सारे कार्बन एटम्स होते हैं, यहां पर ऑल्टरनेट बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स आएंगे। ठीक, डबल बॉन्ड्स लगाना शुरू करो। ये डबल बॉन्ड आपके पास, यहां पर एक डबल बॉन्ड, और ये इधर से नाइट्रोजन फ्री, या इस नाइट्रोजन को आगे जोड़ लो, इधर से बोरोन लो, फिर ये नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, देन अगेन नाइट्रोजन, यहां से इसको एक्सटेंड करो, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन। ठीक, इस तरह से क्या होगा, ये आपकी हेक्सागोनल रिंग्स एक्सटेंड होती जाएंगी। ठीक, और ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेंगे। डबल बॉन्ड्स की पोजीशनिंग करते जाओ, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये वैलेंसी फ्री, इधर आओ, ये डबल बॉन्ड, और ये आपके पास डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, और वैलेंसीज क्या होंगी, फ्री। तो इस तरह से देखो ये सेम ग्रेफाइट की तरह हेक्सागोनल रिंग बनाता है, और हेक्सागोनल रिंग बनाते हुए क्या बनाता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सिंस इसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से रिजेंबल करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्लियर। ठीक, तो आप चीजें ध्यान रखना। हमने आज डिस्कस किए मेन प्रॉपर्टीज बोरोन की, बोरोन फैमिली की। उसमें हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है, रिएक्शन विद एयर। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, ये दो ही अपने मेन कंपाउंड्स हैं, दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनकी अपने को प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। पहला आपने देखा कि क्रिस्टलाइन बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अमॉर्फस करता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट करता है। वहीं बचा आपका बोरोन और एल्यूमिनियम, ये दोनों नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, इनके रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स। इसको हम बोलते हैं बोरोनाइट्राइड। ये इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है, ग्रेफाइट से रिजेंबल करती है। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करते हैं।